हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 9th एनसीईआरटी का लेसन 2, जिसमें हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है और क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सभी हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का लेसन 3, जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिज़ाइन हुई थी उन सभी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो कैसे बना था, कौन कौन से फीचर्स इसमें देखे गए थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे बना था। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कुछ रूल्स का सेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं जो कि एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल इन द कंट्री, जो कि देश में रहने वाले सभी लोग हैं, सभी जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। एक तरह का एक रिलेशन बताता है पीपल और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में कि कैसा रिलेशन है वहाँ पर। सुप्रीम लॉ जो डिटरमाइन करता है कि जो रहने वाले लोग हैं उनका रिलेशन कैसा है। जैसे हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें सभी लोगों को इक्वल माना जाता है, तो यहाँ पर एक तरह से एक झलक आती है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जो इक्वल ट्रीट करती है और लोग और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी एक अच्छा न्यूट्रल सा यहाँ पर रिलेशन है। किसी भी धर्म को गवर्नमेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऊपर नहीं मानता है। फिर आती है नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। इट जनरेट्स अ सेट ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी और फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। एक तरह का सेट, एक ट्रस्ट जगाता है लोगों के बीच में और एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है जिससे कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर, मतलब अलग अलग धर्म जाति लोग भी एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि सभी को अगर समान अधिकार होगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है, सभी को समान अधिकार होगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो उनके पास एक ऐसी भावना नहीं आएगी कभी कि ये मेरे से ऊंचा है या मेरे धर्म को ये नीचा करने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रकार से एक समानता आएगी और सभी धर्म एक साथ रह सकेंगे। सेकंड है स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल बी द पावर टू टेक विच डिसीजन। मतलब गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्या प्रोसीजर होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और किसके पास कौन सी पावर होगी ये भी लिखा है। जैसे हमने पहले पढ़ा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो सभी के पास अपने अलग अलग पावर है, सबका पावर का एक अलग क्राइटेरिया है। तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बिठ जाता है कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा। तो एक जो हम बोल सकते हैं आगे की कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं होती है। थर्ड है इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन। ये गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को लिमिट कर देता है और लोगों को बताता है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक व्यक्ति को अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो एस्पिरेशंस होती है उनको एक्सप्रेस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। अब आता है कुछ बात कही गई है जो कि बुक से ली गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल द कंट्री विथ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो, बट डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, समझना। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है पर वो डेमोक्रेटिक हो ही हो, ज़रूरी नहीं है। वो डेमोक्रेटिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई राजा रूल कर रहा है तो भी वो अपने जो देश या अपनी जो कंट्री है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनवा सकता है। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके लिए मस्ट हो जाता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर आता है हाउ इट ड्रो अप, बना कैसे, इसकी प्रोसेस। सबसे पहला आइडिया जो आया था ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही आ गया था, जब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई तरीके के आंदोलन चल रहे थे, तभी आ गया था। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 कांग्रेस लीडर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट किया था। 1928 में सबसे पहले हम बोल सकते हैं पहल जो है 1928 में हुई थी मोतीलाल नेहरू और उनके कुछ 8 कांग्रेस लीडर थे उनके द्वारा। फिर 1931 में रिजोल्यूशन हुआ था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन पास इन कराची सेशन जब हुआ था तब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। जैसे यूनिवर्सल सफरेज, मतलब सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, प्रोटेक्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये सारे जो हैं सभी जो हैं राइट्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही मान लिए गए थे। जब ये बात चली थी तो उससे पहले ही इन सभी को हाँ कर दी गई थी कि अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अडोप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर कॉलोनियल लॉ, कुछ जो कॉलोनियल लॉ थे उनसे भी
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज लिए गए हैं और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से भी हमारे जो लॉ है वो लिए गए हैं। सभी कंट्री का जो हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उससे भी हमारी कुछ कुछ चीज़ें ली गई है। पर इसमें ये देखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने देखा कि क्या ये हमारे कंट्री के लिए बेनिफिट है। जो बातें दूसरे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ से ली गई, फिर ये ऑब्जर्व किया गया, ये सभी ने बातचीत की, ऑब्जर्व किया गया कि क्या ये जो राइट किसी दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या ये हमारे भारतीय लोगों की हेल्प करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग जो रीजन्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों की मांग अलग अलग होती है, तो उस कंट्री की जो अधिकार है, ज़रूरी नहीं है हमारे लिए भी वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंट्री लीडर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उन्होंने एक एक राइट जो था, एक एक अधिकार था, उस पर बहुत सारी डिबेट बहस करके ये इंश्योर किया कि ये यहाँ के लोगों के लिए बेनिफिट है तो ठीक है, नहीं है तो उसे नहीं लिया। तो काफ़ी हम बोल सकते हैं एक एक बात को चुनकर यहाँ पर काम किया गया था। मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया गया था, जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। इलेक्शंस इसके लिए हुआ था जुलाई 1946 को और ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 को। इसमें टोटल 299 मेंबर थे। पता होना चाहिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने थे, टोटल 299 थे। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो कुछ जो थे वो पाकिस्तान साइड से थे, तो वो इसमें से निकल गए थे, तो 299 ही रह गए थे। फिर जो है अडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ओके, फिर आता है रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के क्या क्या रीज़न है, क्या है इसके अंदर बात जो हम इसको एक्सेप्ट करें। ये एक्सप्रेस करता है एक बड़ी ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ द टाइम, एक उस समय की आम सहमति को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कि उस समय के लोगों की सहमति थी कि हमारे भी देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट करता है भारतीय लोगों को, ये यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती है, वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता को बताता है कि किस प्रकार से लोगों के लिए एक अच्छा मतलब स्टेप लिया गया है, एक अच्छी पहल की गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, क्योंकि इसमें लोगों के हित के लिए काफ़ी रूल बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट होते थे, मतलब कि कोई रूल जब बनता था, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई जो बात है, कोई जो रूल है, आर्टिकल है, वो ऐसे ही नहीं बन जाता था। एक बात को हर एक अलग अलग जो मतलब बोल सकते हैं हम मेंबर्स होते थे, अलग अलग लोग होते थे, उनके द्वारा उनकी बातें सुनी जाती थी। एक सांसद टाइप होता था, जिसमें हर एक टॉपिक पे बहस होती थी। उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दोनों ही बताए जाते थे लोगों द्वारा, और उसके बाद तय किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर द्वारा कि क्या ये इफेक्ट में आना चाहिए या नहीं। और मेंबर भी सारे 299 अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, अलग अलग उनकी कुछ प्राथमिकताएं थी, सभी अलग अलग अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर डिसीजन लिए गए। तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि जल्दी जल्दी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। काफ़ी सोच समझ के और लंबा, हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। वैल्यू दैट शेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वैल्यूज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देता है। सबसे पहले ये जो है फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड करता है। formed the formation of Indian democracy are embedded in preamble of the constitution। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जो फर्स्ट प्रियम्बल आता है, उसके अंदर फ्रीडम स्ट्रगल की एक झलक दिखती है। उसके बाद एक डेमोक्रेसी इंडिया जो है उसके बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी इंडिया में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, जो सारे हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं। और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहा जाता है, एक आत्मा भी कहा जाता है। और सारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्रियम्बल में गाइड करते हैं। ये प्रियम्बल जो है वो लिया गया था अमेरिका से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल के लिए जो इंस्पिरेशन आया था वो आया था हमारे अमेरिका से। ठीक है, अब आता है प्रियम्बल के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान का प्रियम्बल, इसकी कुछ बातें हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है वी पीपल ऑफ द इंडिया। तो मतलब एक तरह से बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बताया गया है, जबकि वी
हम बताया गया है हम पीपल ऑफ इंडिया, मतलब एक लोगों की एकता को झलक यहाँ पर हो रही है कि हम, और लोगों की झलक हो रही है कि यहाँ पर कोई सुप्रीम नहीं है, लोग सुप्रीम हैं। मतलब ये जो मनाया जा रहा है ये जनता द्वारा बनाया जा रहा है, और एकत्र मतलब इकट्ठा होकर, कोई सिंगल भी नहीं है कि लीडर जो राज कर रहा है, नहीं, ये सारे यहाँ पर एक भ्रातृत्व हम बोल सकते हैं, भाईचारा, कि हम सब एक साथ मिलकर जनता के सुपियोरिटी में काम हो रहा है। सोवेरियन मतलब पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, किसी और अथॉरिटी के पास राइट नहीं है डिसीजन बनाने का, पीपल के पास है, लोगों के पास है। सोशलिस्ट मतलब इक्वली बाय सोसाइटी, मतलब जनरेट, एक शेयर जो होता है वो सोसाइटी में इक्वल होता है, किसी को भी ऊंचा नहीं मान जाता है, किसी को भी नीचा नहीं मान जाता है। सेक्युलर गवर्नमेंट विल फेवर एनी रिलीजन, गवर्नमेंट किसी भी धर्म का फेवर नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम जानते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोगों का ही जो बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग में पार्ट होना। रिपब्लिक पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी वन, रिपब्लिक मतलब कोई हेरिडिटरी नहीं होगा, ये नहीं होगा कि जो पीएम बना है उसका बेटा ही पीएम बनेगा, हेरिडिटरी नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन होंगे जो कि हम जानते हैं हमारे भारत में होते हैं। जस्टिस, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ दियर रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स, किसी के भी ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी के साथ न्याय किया जाएगा। लिबर्टी, नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दी सिटीजन, कोई भी मतलब अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी सिटीजन को, उनके पास अभी अधिकार होगा कि वो खुल के बोल सके, अपने व्यूज़ को व्यक्त कर सके, प्रोटेस्ट दिखा सके, अपनी बात कह सके, सब कुछ। इक्वलिटी, ऑल विल ट्रीटेड इक्वली। फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्व, भाईचारा, ब्रदरहुड होना चाहिए, सभी मिलजुल के एक साथ रहे, कोई भी धर्म और जाति के नाम पर झगड़ा ना करे। अब इसमें पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बदलते टाइम के साथ कुछ नीड्स जो होती हैं लोगों की वो भी बदल जाती हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो मेकर ने इसको ऐसा नहीं समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया है ये फिक्स है, मतलब स्टैटिक है या फिर अनअल्टरेबल है, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, नहीं। मेकर्स ने ऐसी भी मतलब एक तरह का हमारा फ्लेक्सिबल है जिससे कि आसानी से हम चेंज भी कर सकते हैं और कुछ इसमें बदलाव भी ला सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, संशोधन बोलते हैं इसको। तो इसके द्वारा ये जो लॉज इनको चेंज भी किया जा सकता है, नए लॉ को बनाया भी जा सकता है, और जो उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा भी किया जा सकता है, लेकिन इन सब की कुछ प्रोसेस होती है, ये हम हायर जब पढ़ेंगे तब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।